गुड इवनिंग टू एवरीवन। दिस इज सुभाषिनी सिंह। आज हम जो इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं इट्स गोइंग टू बी अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में आज हम कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जानने वाले हैं। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस जो होता है वो बॉस मॉलिक्यूल कहा जाता है। सेल की जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज होती है ना उसको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? वो न्यूक्लियस करेगा। न्यूक्लियस प्रोटीन बनाने से लेकर और साइटोप्लाज्म के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं उन सारी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो देखते हैं जरा न्यूक्लियस के बारे में, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी डिस्कवरी किस तरीके से हुई थी, सो ऑन। कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं उनको जरा समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स जस्ट स्टार्ट। न्यूक्लियस न्यूक्लियस बॉस मॉलिक्यूल है, आप ये याद रखिएगा। सेल की जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं वो इसके थ्रू ही रेगुलेट होती हैं। सबसे पहले न्यूक्लियस को देखा था रॉबर्ट ब्राउन ने। अच्छा, आप है ना कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया, ठीक है। आप हमें बताइएगा डेड सेल की खोज किसने की थी, लिविंग सेल की खोज किसने की थी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो कौन थे, ठीक है। तो आप इन सारी डिस्कवरी के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके, बात करते हैं जरा। रॉबर्ट ब्राउन रॉबर्ट ब्राउन ने अर्ली 1831 में क्या किया था? न्यूक्लियस को डिस्कवर कर लिया था। अब देखते हैं जरा नेक्स्ट पॉइंट। न्यूक्लियस को देखने के लिए, अगर न्यूक्लियस को देखना है माइक्रोस्कोप के थ्रू, तो उस पर स्टेनिंग प्रोसीजर का होना बहुत जरूरी है। स्टेन होगा तो न्यूक्लियस विजिबल होगा, अदरवाइज स्टेन नहीं होगा तो न्यूक्लियस अच्छे से विजिबल नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए जो उसकी विजिबिलिटी को देखने के लिए जिस स्टेन का यूज कर रहे हैं हम, तो वो बेसिक डाई है। अब एक क्वेश्चन और है आप लोगों के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया में भी हमने एक डाई का यूज किया हुआ है। आप हमें बताइएगा उस डाई का नाम क्या है। न्यूक्लियस के अंदर जो डाई है वो बेसिक डाई है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सी डाई यूज की जाती है, ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट। न्यूक्लियस क्रोमेटिन। न्यूक्लियस जो होता है उसको क्रोमेटिन जो नेम दिया था फ्लेमिंग ने दिया था। अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे ये क्रोमेटिन होता क्या है, ठीक है। समझाएंगे उस चीज को भी। तो देखते हैं जरा। इन इंटरफेस इज हाईली इलेबोरेट और कॉल्ड एज क्रोमेटिन। समझिएंगे जरा। सेल डिवीजन के दौरान ऐसा होता है कि जो इंटरफेस होता है, सेल डिवीजन आप जब पढ़ेंगे ना तो आपको है ना प्रोसीजर नजर आएगा सेल डिवीजन में। सेल डिवीजन में आपको दिखाई देगा इस तरीके से, इस तरीके से आपको नजर आएगा कि एक तो यहां पर आपको डिवीजन, एक तो यहां पर आपको इंटरफेस यानी कि ग्रोथ फेज नजर आएगा और एक यहाँ पे आपको डिवीजन फेस नजर आएगा, ठीक है। तो सेल डिवीजन में क्या होता है, एक ग्रोथ फेस होता है, डिवीजन फेस होता है। तो जो ग्रोथ फेस होता है उसको ही आप बोलते हैं इंटरफेस, है ना। तो इंटरफेस के दौरान ऐसा होता है कि डीएनए जो होता है ना वो हाईली कॉइल्ड होता है। हाईली कॉइल्ड होगा और वो किस शेप में दिखाई देगा आपको? वो क्रोमेटिन के फॉर्म में दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि डीएनए ने बिल्कुल उलझा हुआ सा नजर आता है उसकी, और वो जो स्टेज होती है वो इंटरफेस के अंदर नजर आती है, ठीक। अब आप एक बात और दिमाग में रखिएगा। इंटरफेस के दौरान डीएनए की डीएनए जो सिंथेसिस होता है वो एस फेस के अंदर होता है। ये पढ़ेंगे सारा, जब सेल डिवीजन पढ़ाएंगे तब उसमें ये सारी चीजें हमको देखने को मिलेगी। तो एस फेस के अंदर डीएनए सिंथेसाइज होता है, लेकिन डिवाइड कहाँ होगा, डिवीजन कहाँ होगा? तो बेटा याद रखिएगा ये डिवीजन फेस होता है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा डीएनए क्या होगा, डिवीजन फेस में डीएनए डिवाइड करता हुआ नजर आता है। बात करेंगे मियोसिस और माइटोसिस वगैरह क्या होता है, लेकिन सेल डिवीजन में। अभी हाल फिलहाल हम अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं इंटरफेस में जो डीएनए होता है वो क्रोमेटिन लाइक स्ट्रक्चर को क्या करता है, फॉर्म करता है। ओके, उसके बाद क्या करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि न्यूक्लियस एब्सेंट कहाँ होता है, तो याद रखिएगा ये एग्जाम के बहुत फेमस क्वेश्चन रहे हैं और आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए ये सारी चीजें। तो यहाँ पर मच्योर आरबीसी, जिसको आप एरेथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, मच्योर आरबीसी को आप एरेथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, और सीव ट्यूब सेल, यहाँ पर आपको डीएनए देखने को नहीं मिलता है, ठीक है ना। अब आप मेरे को एक क्वेश्चन का जवाब और दीजिए। क्या डीएनए नहीं होगा तो क्या वो सेल लिविंग होगी? लिविंग होगी या नहीं होगी आप बताइएगा, यस और नो का कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो और अगर ये लिविंग है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है, उसका भी कारण आपको बताना है, ठीक है। अब बात करते हैं, क्योंकि ये पॉइंट मैंने स्टार्टिंग के जब लेक्चर हुए थे वहां पे डिस्कस किए हुए हैं, इसलिए आप दोबारा देखिएगा वो सारे लेक्चर्स, और उन लेक्चर्स में आपको अपने सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। ओके, अब बात करते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। डीएनए का स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। डीएनए की आउटर मेम्ब्रेन, डीएनए डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है।
अगेन आपसे एक क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं, आप उन सेल ऑर्गेनल को बताइएगा, उनके नाम बताइएगा जो डबल मेम्ब्रेनस होते हैं। ऐसे कौन से सेल ऑर्गेनल होते हैं जो डबल मेम्ब्रेनस होते हैं डीएनए के अलावा? ठीक है, तो डीएनए, एक तो डीएनए के पास आउटर मेम्ब्रेन होती है, अंदर की तरफ आपको इनर मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। अब आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस होता है, उस स्पेस को बोलते हैं न्यूक्लियर स्पेस। क्या बोलेंगे आप उसको? न्यूक्लियर स्पेस। अब डीएनए के अंदर जो फ्लूइड भरा पड़ा होता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, सेल के अंदर जो फ्लूइड पड़ा होता है उसको साइटोप्लाज्म बोला। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको मैट्रिक्स बोला। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो बड़ा बड़ा होता है वो स्ट्रोमा होता है। ये सारी चीजें आपको दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये सारी चीजें, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स और क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको स्ट्रोमा देखने को मिलता है। ये सारी चीजें बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं, क्योंकि इस फ्लूइड के अंदर ही वो सारी एक्टिविटी हो रही है, जितनी भी सेलुलर एक्टिविटी है वो परफॉर्म हो रही है। तो याद रखिएगा कहाँ पर किस फ्लूइड को क्या बोला जा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। अब आपको दिखाई दे रहा है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है। जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम या डीएनए आप उसको बोल सकते हो। देखो, क्रोमोसोम हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मेटाफेज की स्टेज में क्रोमोसोम विजिबल दिखाई देते हैं बिल्कुल। जब हम पढ़ेंगे ना सेल डिवीजन, तो वहां पे मेटाफेज स्टेज होती है जहां पर हम क्रोमोसोम को इजीली काउंट कर सकते हैं। काउंटिंग ऑफ क्रोमोसोम जो होती है वहां पर अच्छे से देखने को मिलती है। तो मेटाफेज में जब हम क्रोमोसोम की काउंटिंग करते हैं ना, तो वो 46 होगी। कितनी होगी? 46। मतलब ये पेयर में दिखाई देता है, 23 ऑफ पेयर्स नजर आएंगे। तो टोटल कितने हो गए? 46। एक ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, पर ऐसा नहीं है कि सभी के अंदर 46 क्रोमोसोम होंगे, ऐसा नहीं होता है। हर किसी का जेनेटिक मटेरियल का जो क्रोमोसोम काउंट होता है, नंबर होता है, वो अलग अलग हो सकता है। इट डिपेंड ऑन ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, ये वेरी कर सकता है। ठीक है ना, तो ह्यूमन के अंदर आपको 46 क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पर जो क्रोमोसोम होता है, जब आप उसको खोलिएगा ना क्रोमोसोम को, तो वो आपको डीएनए के फॉर्म में नजर आएगा। ठीक है, डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, इसकी भी बारे में बात करेंगे, लेकिन ये बात करेंगे हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में। न्यूक्लियोसोमल मॉडल पढ़ेंगे हम डीएनए से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट, एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो देखते हैं जरा, तो डीएनए प्लस हिस्टोन प्लस प्रोटीन प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ये सारी जो प्रॉपर्टी होती है ना एक यूकैरियोटिक सेल की होती है। याद रखिएगा, मैंने आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस बताया हुआ है। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस किसका है? हिस्टोन प्रोटीन का डिफरेंस है, कंपार्टमेंटाइजेशन का डिफरेंस है। ये सारे डिफरेंसेस आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो जाने चाहिए। ठीक है ना, भूलने का कोई कॉलम नहीं है यहाँ पर। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? डीएनए की अपनी खुद की बाउंड्री आप देख रहे हैं, दोहरी सुरक्षा मिली हुई है डीएनए को। डीएनए को दोहरी सुरक्षा मिलने की जरूरत ही क्या है? देखिए, समझते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, एक देश का प्राइम मिनिस्टर होता है, उसको Z+ सिक्योरिटी मिली होती है। क्यों मिली होती है? उसके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है देश से जुड़ी हुई, वो इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा है? कैरी कर रहा है। अब डीएनए जो होता है यहाँ पे इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा है? कैरी कर रहा है। अगर इसके पास दोहरी सुरक्षा नहीं होगी, वो सारी इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी? लीक हो जाएगी। और वो जब इंफॉर्मेशन लीक हो जाएगी, तो क्या यहाँ पर जो वर्क परफॉर्म होने चाहिए वो हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो बिल्कुल याद रखिएगा, डीएनए एक बॉस मॉलिक्यूल है, उसको दोहरी सुरक्षा मिलना बहुत जरूरी है। प्रकृति ने डीएनए को दोहरी सुरक्षा दी हुई है, कारण उसके पीछे यही है कि इसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। ठीक है, प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन से लेकर ऐसे बहुत सारे काम है जो डीएनए कर रहा है। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन की वजह से क्या किया गया है? इसको दोहरी सुरक्षा मिली हुई है। न्यूक्लियर स्पेस जो होता है वहां दिखाई दे रहा है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। इसके अलावा आपको इस न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियोलस एक स्ट्रक्चर नजर आता है। न्यूक्लियोलस स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखिएगा। अब इस टॉपिक को भी हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में, जब हम राइबोसोम पढ़ा रहे थे उस टाइम पे मैंने ये डिस्कस किया था। तो न्यूक्लियोलस जो होता है वो आरएनए सिंथेसाइज करता है। तो याद रखिएगा, आरएनए बनता तो न्यूक्लियस के अंदर ही है, लेकिन जब आरएनए बाहर निकलेगा ना, तो साइटोप्लाज्म में जाके अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। तो बना कहाँ है आरएनए? वो न्यूक्लियस के अंदर बना, लेकिन एक्टिविटी कहाँ परफॉर्म कर रहा है? वो साइटोप्लाज्म के अंदर। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको दिमाग में होने चाहिए। ठीक है, ये सारे पॉइंट बेटा पेपर और अपना पेन लेकर बैठिए
और उसमें ये सारे पॉइंट नोट डाउन करते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड पर सारी चीजें लिखना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन हाँ कोशिश पूरी करते हैं कि उन पॉइंट को आपको अच्छी तरीके से बताया जाए ताकि आप उनको नोट डाउन कर सकें। ओके, तो बात करते हैं यहाँ पे न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोलस के अंदर आरएनए सिंथेसाइज होता है ना। आरएनए सिंथेसाइज होगा, आरएनए बनने के बाद अपनी एक्टिविटी जो होगी वो कहाँ परफॉर्म करेगा, ये परफॉर्म करेगा साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है ना। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट और है, न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर जो होता है, अब फॉर एग्जांपल डीएनए ने बना दिया एमआरएनए को, है ना, डीएनए ने क्या बनाया, एमआरएनए बनाया, एमआरएनए बना दिया। अब ये एमआरएनए और यहाँ पे प्रोटीन भी बन के तैयार हुआ, तो ये एमआरएनए और प्रोटीन साइटोप्लाज्म में बाहर कैसे जाएगा, थ्रू द न्यूक्लियर पोर जाएगा। न्यूक्लियर पोर के थ्रू आरएनए और प्रोटीन का मूवमेंट होता हुआ नजर आता है, यानी कि इस पोर के थ्रू ही एमआरएनए या आरएनए प्रोटीन बाहर जा सकते हैं और अंदर आ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और न्यूक्लियस के बारे में। आपको न्यूक्लियोसोमल मॉडल पढ़ने को मिलेगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, तो वहां पे हिस्टोन प्रोटीन का टाइप, नॉन हिस्टोन प्रोटीन का पॉइंट, जो जितने भी पॉइंट्स हैं वो आपको देखने को मिलेगा। लिंकर प्रोटीन्स क्या होती है वो देखने को मिलेंगे। लेटर ऑन हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं क्रोमोसोम की पोजीशन के आधार पर उसे किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है। ओके,